हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि आपको नाम से ही पता है कि कोल मीन्स कोयला और पेट्रोलियम वही काला लिक्विड, ब्लैक लिक्विड, जो कि हम जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और बहुत सी चीज़ें जिनको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी या पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को समझाने से पहले आपको एक और दूसरी चीज़ें समझाने जा रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं और उन बहुत सारी चीज़ों में कुछ मैन मेड हैं और कुछ नेचुरल हैं। जो मैन मेड हैं वो हम बना सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम उनको बना सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हम नहीं बना सकते। उनको प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी, हम ये कह सकते हैं कि नेचर पर डिपेंड रहना ही पड़ता है। इसलिए हमारे पास जो चैप्टर की शुरुआत में आपको एक टेबल दी गई है, तो उस टेबल को आप फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये वाली जो टेबल है, ये आप देख रहे हैं, जिसमें आपको नेचुरल और मैन मेड जो चीज़ें हैं वो फिल करनी है। तो आप अपने चारों तरफ कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो आप इसमें भर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मिल्क भर सकते हैं, मिल्क, ठीक है। उसके बाद मैन मेड में भर सकते हैं आप। मैन मेड में आप क्या भरेंगे? मैन मेड में आप प्लास्टिक भर सकते हैं, प्लास्टिक, ठीक है। इसी तरीके से आप नेचुरल में आप एयर भर सकते हैं, एयर। और मैन मेड में आप क्या भरेंगे? मैन मेड में आप और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैन मेड हो, जैसे हम सिंथेटिक क्लॉथ भर सकते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ। तो इस तरीके से आप इस टेबल को अपनी मर्ज़ी से पूरा कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत कम हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत थोड़ी हैं। तो वो जो कम अमाउंट में जो चीज़ें हैं, उन्हीं के आधार पर हमें यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमने डिवाइड कर दिया है चीज़ों को। और वो जो डिवाइड किया है हमने चीज़ों को, वो है इनएग्जॉस्टिबल और नेचुरल सोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा आ गया इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनएग्जॉस्टिबल मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होते। जो कभी ख़त्म नहीं होती चीज़ें वो सारी हमारी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और उसमें आप काउंट कर सकते हैं, एयर कर सकते हैं, हमारा सनलाइट कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमारी कभी ख़त्म नहीं होती और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई असर उन पर नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, ऐसी चीज़ों को हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे एयर, सनलाइट एंड एयर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इनको बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे, ये लिमिटेड अमाउंट में हैं और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। और इनके एग्जाम्पल हो गए हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज।
इसी को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5.2 में क्या समझाया गया है आपको? आपको ये बताया गया है कि हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि टॉफ़ीज़ हैं जो बच्चों को पसंद होती हैं, जैसे टॉफ़ीज़ हैं, बर्गर्स हैं, या फिर हमारी चॉकलेट्स हैं। बहुत अच्छी चीज़ें जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमने एक्टिविटीज़ में ले ली हैं और उनको हमने क्या कर दिया है, किसी कंटेनर में भर कर रख दिया है। ठीक है। और हमारे पास जो भी बच्चे हैं हमने उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। और 3 ग्रुप में हमने कैसे किया है कि जो पहला ग्रुप है उसमें एक या 2 बच्चे, और जो अगले 4 स्टूडेंट्स हैं उनको हमने अगले ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन को डिवाइड कर दिया। ये हम ये कह सकते हैं कि पहले ग्रुप में 1 बच्चा, दूसरे ग्रुप में 2 बच्चे और तीसरे ग्रुप में 4 बच्चों को हमने रख दिया है। और इनको हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का नाम दे दिया है। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम कहेंगे वो जो भी हमने कंटेनर भरे थे टॉफ़ीज़ के, चॉकलेट्स के और रोस्टेड पीनट्स के, पॉपकॉर्न्स के, जो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, उनको हमने कंटेनर में भर कर रख दिया। और हमने कह दिया कि पहला ग्रुप आए और अपनी मनपसंद चीज़ें ले ले। ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहला ग्रुप आया, उसने अपनी मनपसंद चीज़ें ली और चला गया। अब हम सेकंड ग्रुप को कहेंगे। सेकंड ग्रुप में 2 ही बच्चे हैं, यानी कि जो ग्रुप है उसमें 2-2 बच्चे हैं। उस ग्रुप को हमने कहा कि अब आप आइए और अपनी मनपसंद चीज़ें ले लीजिए। अब बच्चों ने क्या किया, वो आए और कंटेनर में जो बचा हुआ था वो उन्होंने फटाफट ले लिया। अब बात आती है थर्ड जनरेशन की, जिसमें 4 बच्चे हैं, यानी कि हमारी जनरेशन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। या हम ये कहेंगे कि हमारे जो फर्स्ट ग्रुप था वो हमारी फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ग्रुप सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड ग्रुप जनरेशन को हम कहेंगे कि रिप्रेजेंट कर रहा है। हुआ क्या है कि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन थी, उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उसकी भरमार थी, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। उन्होंने मन चाहा उतना लिया और जो बची हुई चीज़ें हैं वो सेकंड जनरेशन के लिए छोड़ दी। अब सेकंड जनरेशन आई और उसने बहुत सारी चीज़ें ली और यूज़ कर ली। अब थर्ड जनरेशन जब आई तो उसके लिए कंटेनर में कुछ बचा ही नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में है, या हम ये कहेंगे कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज थे वो बहुत ही कम अमाउंट में लास्ट जनरेशन के लिए बचे हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कितने बचेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्लू बॉक्स दिया हुआ है इसमें सारा इसी एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन है। आपको समझाने की कोशिश की गई है कि इसके अंदर जो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैसे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन में डिवाइड होकर ख़त्म हो रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, बचेगा ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, क्योंकि हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है कोल एंड पेट्रोलियम, और कोल और पेट्रोलियम दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं वो फॉसिल फ्यूल के हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल है क्या? आपके यहाँ इसमें बुक में जो फॉसिल फ्यूल की हेडिंग दी गई है ये है फॉसिल फ्यूल। क्या है ये फॉसिल फ्यूल? फॉसिल का मीनिंग समझा रही हूँ मैं पहले कि फॉसिल क्या होते हैं। जब कोई चीज़, हम ये कहें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जब वो डेड हो जाता है और वो किसी चीज़ के नीचे दब जाता है या रॉक्स के नीचे, ज़मीन के नीचे जब वो बरीड हो जाता है तो उसके पैचेस जो हैं वो वहाँ पर रह जाते हैं, और उन पैचेस को, उन पार्ट्स को, जो कि पार्ट्स बच गए हैं उन रॉक्स में, उसको हम फॉसिल कहते हैं। अब इन्हीं चीज़ों से जो चीज़ दब गई हैं रॉक्स के नीचे, ज़मीन के नीचे दब गई हैं, उन्हीं चीज़ों से जो फ्यूल बनते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है,
तो फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें आपकी बुक में तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है इन्होंने कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है वो बरीड हो जाते हैं और उन्हीं से जो चीज़ें बनती हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स और दीज फ्यूल्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल की। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आपको फॉसिल फ्यूल्स की एक एक करके डिटेल बताई गई है। सबसे पहले है हमारा कोल। ये हम कोल की बात कर लेते हैं। कोल जैसे कि आपने सब नाम इसका सुन रखा है, देख भी रखा है। कोल कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये एक कोल का टुकड़ा है जो कि नेचुरल कोल है, ठीक है। तो कोल जो है वो दिखने में कैसा होता है, तो वो जो दिखने में होता है वो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कोल दिखने में ब्लैक होता है, हार्ड होता है, स्टोन जैसा होता है, पोरस होता है, टफ होता है। और इस तरीके से ये जितनी भी बातें हमने बताई कि कोल दिखने में कैसा होता है वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसमें आप यहाँ से इस पैराग्राफ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में कोल के यूजेस बताए गए हैं। आपको पता है कि सबसे पहले जब हमारे यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो रेलगाड़ी चली थी, जो हमारी रेल बनी थी, वो उसका जो इंजन काम करता था वो स्टीम पर काम करता था और वो जो स्टीम बनाई जाती थी वो कोल को बर्न करके बनाई जाती थी। तो सबसे पहले कोल का जो यूज़ है वो वहीं पर हम स्टीम इंजन को चलाने में करते थे। उसके अलावा इसका फ्यूल बनाने में, इसके अलावा आजकल भी ऐसा होता है कि कोल का जो यूज़ है वो वहाँ पर फ्यूल के रूप में कई जगहों पर किया जाता है। इसके साथ साथ कोल का जो यूज़ है वो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करते हैं कोल का, कि उसी तरीके से स्टीम बनाकर, यानी कि स्टीम बनाया, स्टीम से प्रेशर क्रिएट किया और प्रेशर से टरबाइन चलाए जाते हैं और जब टरबाइन घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी कोल का यूज होता है। तो कोल के यूज आप इस पैराग्राफ से ले सकते हैं। मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। रेल इंजन में यूज होता था ये। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है ये थर्मल पावर प्लांट है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के लिए तो हम इसको बरसों से यूज करते आ रहे हैं कुकिंग फूड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसके यूजेस लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद स्टोरी ऑफ कोल, कि कोयला बना कैसे बना कोयला। तो इसके लिए आप उन्हें 3rd 4th में भी पढ़ा होगा। फिर से आपकी क्लास में डिटेल में आया है कि हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। तो कोल जो बना है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। कोल बनता है प्लांट से जो भी डेड रिमेन्स प्लांट्स होते हैं उन्हीं से बनता है और इसके बनने में हमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ये नहीं है कि कल पेड़ हमने ज़मीन के नीचे दबाया और 2 दिन में कोयला तैयार हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, इसमें बताया है कि नियर अबाउट 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लगभग 300 मिलियन साल लग जाते हैं कोयला बनने में। होता क्या है, जो भी प्लांट होते हैं किसी भी हम ये कहेंगे कि कैलेमिटीज़ के कारण, वोल्केनो के कारण या किसी भी फ्लड के कारण बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो बरीड हो जाते हैं, किसके अंदर, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। और जब वो दब जाते हैं कि उनके ऊपर लेयर जमा हो जाती हैं, किसकी, सॉइल की, रॉक्स की, वाटर की, और बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं। लेयर्स जमा होने के कारण उनके ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो वो जैसे जैसे नीचे जाएंगी वो चीज़ें यानी कि दबती चली जाएंगी, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें बढ़ने के कारण जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो कार्बन था किसके अंदर,
पेड़ों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो कार्बन था वो धीरे धीरे हम ये कहेंगे कि कोयले का रूप ले लेता है, कोल बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन मैं आपको आपकी बुक में बता देती हूँ। इसके अलावा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ जो दिया गया है, इस पूरे पैराग्राफ में आपको कोल फॉर्मेशन की डिटेल है। आप यहाँ से लेकर कार्बोनाइजेशन तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। ये हम ये कहेंगे कि कोल फॉर्मेशन की स्टोरी है। इसके अलावा आप जो आपको कार्बोनाइजेशन की अकेली डेफिनेशन लेनी हो तो यहाँ से लेंगे, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये डेफिनेशन आप यहाँ से कार्बोनाइजेशन की अलग कर सकते हैं। और आपका जो हम ये कहेंगे कि हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, इसके लिए आप ये पूरे पैराग्राफ में यहाँ तक मार्क करके इसको याद कर सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कोक और कोलतार। आज हम ये 2 ही टॉपिक और करेंगे, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। तो हमारा जो कोक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोक। ये वो कोक नहीं है जो हम पीते हैं, बच्चे सोचते हैं ये वही कोक है, नहीं, ये पीने वाली कोक नहीं है, ये कार्बन ही है। जो कि हम यहाँ पर कार्बन के चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं में से एक चीज़ है कोक, जो कि हमारे को कोयले से ही प्राप्त होती है। तो कोयले से ही प्राप्त कैसे होती है, वास्तव में क्या होता है, जो कोल है उसको प्रोसेस्ड किया जाता है। प्रोसेस्ड का मीनिंग क्या है कि हम एक तरीके से उस पर कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जिसके कारण उससे हमें नई चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। उसी को ही हम कोल प्रोसेसिंग कहते हैं। और कोल प्रोसेसिंग में हमें 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं, 2 नहीं, हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, कोक, कोल गैस एंड कोलतार। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोक को पढ़ रहे हैं कि कोक क्या है। कोक एक पोरस है, टफ है, ब्लैक सब्सटेंस है, और हम ये कहेंगे कि ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। लगभग जो हम कहेंगे कि सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, तो वो कोक है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ स्टील इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेटल एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जब मेटल्स को शुद्ध किया जाता है, प्योर फॉर्म में मेटल बनाए जाते हैं, तो उस समय हमें कोक की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 2 यूज़ हो गई हमारे कोक के। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये हो गई टफ, पोरस और ब्लैक, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। और ये यूज हो गई कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसमें हम याद कर सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।